सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो है अपना एडा का 9th लेक्चर जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रॉपर्टीज और कंपैरिजन बिटवीन द फंक्शंस रहेगा। ठीक है, बेसिकली हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक रह जाता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हमने शुरू से लेके आखिरी तक एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को समझ लिया है। किस तरीके से एल्गोरिथम, हमने डेफिनेशन देख लिया कि किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, किस तरीके से एनालाइज करते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए हैं और ये हमारा आखिरी का टॉपिक बच जाता है, जिसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखने होते हैं कि अगर हमको कोई दो पर्टिकुलर फंक्शन गिवन हो तो हम उनको कंपेयर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा लास्ट सीरीज के अंदर रह गया था। एक्चुअली वो सीरीज जो है, जो मैंने 3 पार्ट्स के अंदर इससे पहले कवर करी है, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लूप्स के ऊपर। अगर हमको आए तो हमको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है। ठीक है, तो वो मैं एक्चुअली एक ही वीडियो के अंदर या 2 वीडियो के अंदर मैक्स टू मैक्स खींचने वाला था, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा लंबाई हो गया था, 3 पार्ट्स में वो खिंच गया था, इसलिए जो थोड़ा आखिरी का बचा हुआ पोर्शन है वो मैं इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, कंपैरिजन करा है कि अगर मान लो कि आपको जैसे जो वो 3 पार्ट्स थे उसमें मैंने फॉर लूप का यूज करके आपको बताया था, लेकिन अगर बाय चांस हमारे कोड के अंदर फॉर लूप की जगह हम अगर वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो वहां पे फिर हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जज करेंगे। तो मैंने क्या करा है कि मान लो कि आपको एक इंट आई इक्वल टू 0 दे रखा है, वाइल आई स्मॉलर देन एन, और स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस एफ। तो मैंने क्या करा है कि जनरली हम अगर बात करते हैं तो हमारे जो लूप होते हैं, जो फॉर लूप होता है और जो वाइल लूप होता है, वो दोनों लगभग हमारा बराबर ही काम करता है। और अगर हम इन दोनों लूप को ही कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने को देते हैं तो जो अल्टीमेट एंड में हमारा जो टाइम आता है, ये दोनों लूप अगर वो उस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा सेम ही आता है। इसलिए हम इन दोनों लूप को अपने प्रोग्रामिंग के अंदर एक इकट्ठा ही एक बराबर ही मानते हैं। इसलिए मैंने क्या करा है कि अगर मैं इस वाइल लूप को अगर फॉर लूप के कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और अगर मैं तब एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरीके के लूप को एनालाइज करना मैंने आपको अपने पीछे जो इससे पहले जो 3 पार्ट की मैंने सीरीज कवर करी थी क्वेश्चंस की, उसके अंदर बता दिया था बहुत अच्छे से। और अगर मैं उसका यूज करके इसको एनालाइज करूंगा तो मेरे को देखने से पता चल रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मेरी ओ ऑफ एन आएगी। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ओ ऑफ एन आएगी, इसका मतलब है कि ये जो मेरा वाइल लूप यहाँ पे यूज हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ओ ऑफ एन आएगी। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन वाइल लूप का यहाँ पे यूज करा हुआ है, यहाँ पे इंट आई ए इज इक्वल टू 1 है, ए स्मॉलर देन बी तक चलेगा स्टेटमेंट, और ए जो है वो मेरा यहाँ पे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 2 जा रहा है। अब मैंने क्या करा है, इसी लूप को अगर मैं फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा ये वाला जो लूप है वाइल लूप, फॉर लूप के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। अब अगर ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा जो आई है वो इंक्रीमेंट नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा, यहाँ पे आई जो है वो मल्टीपल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर जब भी मेरे आई की वैल्यू जो फ्लो है मेरा, बेसिकली एक लूप के अंदर 3 चीजें होती है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है फ्लो, और अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर मैं वाइल लूप के अंदर बात करूं, अब क्योंकि फॉर लूप के अंदर ये हमारी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो फ्लो होता है वो तीनों एक ही साथ लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं वाइल लूप की बात करता हूँ तो वाइल लूप के अंदर जो हमारी इनिशियलाइजेशन होती है वो सेपरेट होती है, कंडीशन हम वाइल लूप के यहाँ पे लिखते हैं, और जो हमारा यहाँ पे फ्लो डिसाइड होता है, जिस तरीके से ये लूप हमारा वर्क करेगा, वो वाइल लूप के आखिरी में होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो काम होता है ये दोनों लूप सेम ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखता हूँ तो इसकी लॉग एन आती है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि इस वाले वाइल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी लॉग एन ही आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सिमिलरली बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे ये वाला लूप मैंने आपको लॉग इन वाला करवाया था, जिसके अंदर आई जो है मेरा इंक्रीमेंट हो रहा था मल्टीपल्स में, यहाँ पे आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है एन से और आई ग्रेटर देन 1 तक चलाया है। स्टेटमेंट है मेरी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आई डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, तो मतलब कि बेसिकली इस वाले लूप को ही मैंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। यहाँ पे क्या कर रहा था, आई जो है वो मेरा मल्टीपल्स के अंदर आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आई जो है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है मल्टीपल्स में 2 के। तो अगर मैं देखूं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ऑफ लॉग एन आई थी, अगर आपने मेरी पीछे की 3 पार्ट वाली वीडियोस को ढंग से देखा है तो। अब अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, बेसिकली ये हमारे वाइल लूप के थे। एक और, अगर हम इफ एल्स अगर आ जाता है, ठीक है, किसी कंडीशन के अंदर, कोई एल्गोरिथम के अंदर हमको इफ एल्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेक्ट करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि मान लो कि एक एल्गोरिथम टेस्ट है, मतलब कि मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है जो कि एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन है, तो अगर मेरे को इस एल्गोरिथम या इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है तो मैं किस तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो अगर एन की वैल्यू स्मॉलर देन 5 है तो सिंबल एक प्रिंट स्टेटमेंट है, और एक प्रिंट स्टेटमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, मतलब कि ऑफ 1 होती है। मतलब कि अगर मेरा ये वाला इफ वाली कंडीशन रन होती है तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होने वाली है। क्यों? क्योंकि उस केस में फिर एल्स के बाद और कोई हमारा लूप चलने नहीं वाला, मतलब और कोई हमारा जो कोड है वो चलने नहीं वाला, और उसके आगे हमने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा ही नहीं है। तो अगर मेरी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑफ 1 आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती और अगर मेरा इसके अंदर एल्स की बॉडी के अंदर आता है, और एल्स की बॉडी के अंदर आने के बाद अगर मैं देखूं तो ये वाला एक मेरा लूप है जो i इज इक्वल टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन n तक चल रहा है, मतलब कि मेरे को लूप को देखते ही पता चल गया कि इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो ओ ऑफ एन टाइम चलने वाली है, क्योंकि ये ओ ऑफ एन का लूप है। इसका मतलब मैं यहाँ से डिटेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मेरा जो n की वैल्यू है अगर वो 5 से स्मॉलर रहती है तो इस वाले प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो मेरी ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि उस केस में सिर्फ एक मेरा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर जैसे ही मेरी n की वैल्यू स्मॉलर ग्रेटर देन 5 हो गई या इक्वल टू 5 हो गई, उस केस में भी ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी n की वैल्यू इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 हो गई तो उस केस में इस वाले सेम प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी O1 से चेंज होकर ON हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकता कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक ही है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अब मेरे को क्या है, यहाँ पे केसेस हो जाएंगे कि बेस्ट केस के अंदर जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरी ऑफ एन है, और वर्स्ट केस के अंदर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो, डाइवर्सिफाई हो गया जो भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। यहाँ पे एक सिंगल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की मेरी नहीं रही, जिससे जो कि अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट केस क्या रहेगा इसके लिए कि एन की वैल्यू जितनी भी है वो 5 से स्मॉलर रहेगी, तो हमारा O1 के अंदर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन वर्स्ट केस इसके लिए क्या रहेगा, वर्स्ट या एवरेज कुछ भी आप मान सकते हो, कि जो भी एन की वैल्यू वो मेरी इक्वल टू 5 हो गई या उससे बड़ी हो गई तो हर बारी इसको O ऑफ एन टाइम तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज, जो हमारा मेन इस वीडियो का टॉपिक है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम कुछ एजम्प्टोटिक नोटेशंस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो एजम्प्टोटिक जो भी हमारे बिग ओ नोटेशन हो गए, बिग ओमेगा नोटेशन हो गए, थीटा हो गया, स्मॉल हो गया, स्मॉल ओमेगा हो गया, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये फॉलो करती हैं। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एक होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और एक होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने 10th तक की मैथ्स पढ़ी है, 10th 11th के अंदर हम जनरली ये वाले जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अगर मेरी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ए इज इक्वल टू ए, मतलब मेरे को प्रूव करना होता है। अगर ये चीज हम थोड़ा साइड में रखते हैं, बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। तो बिग ओ नोटेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो उसकी कंडीशन होती है हमारी बिग ओ नोटेशन की, वो होती है एफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। अब अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स को रेफर करके आ सकते हो, जिसके अंदर मैंने बिग ओ नोटेशन क्या होता है, बिग ओमेगा, थीटा, सारे नोटेशंस को डीप के अंदर कवर कर रखा है एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पे बिग ओमेगा नोटेशन की जो कंडीशन होती है वो हमारी एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन होती है। बिग थीटा के लिए हमारी ये कंडीशन होती है, स्मॉल ओ के लिए ये कंडीशन होती है, स्मॉल ओमेगा के लिए ये कंडीशन होती है। अब मैंने यहाँ पे इस वाले जो कंडीशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने करा क्या है कि एफ एन को मैंने ए से डिनोट कर लिया है और सी डॉट जी एन को मैंने बी से डिनोट कर लिया है, ताकि आपको अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको समझाऊं तो उसके लिए आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी की बात करूं तो आप उसको अल्टीमेटली इस चीज से रिप्लेस कर सकते हो। बिग ओमेगा के लिए मैंने क्या करता है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी कर दिया है। इसके लिए मैंने क्या करा है कि ए इज इक्वल टू बी कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ए इज इक्वल टू मेरा बी आप मान सकते हो कि स्मॉलर देन इक्वल टू, दो कंडीशन हमारी आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरा जो है ए स्मॉलर देन बी हो गया, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो मैंने इनको रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे बात आती है हमारी प्रॉपर्टीज को समझने की कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊं तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मेरे को एफ एन गिवन है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एफ एन की वैल्यू अगर गिवन है, तो उस केस में अगर
कोई वो वाला जो नोटेशन, अगर मैं नोटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मेरे को कोई एफ एन दे रखा है, ठीक है, और उसके अंदर मैं उस एफ एन की अलग अलग केसेस को, मतलब उस एफ वन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग अलग नोटेशन का यूज करके, मतलब कि इस एफ एन का मैं बिग ओ नोटेशन निकालता हूँ, बिग ओमेगा नोटेशन निकालता हूँ और थीटा नोटेशन निकालता हूँ। तो वो जो तीनों नोटेशंस मैं निकाल रहा हूँ, उन तीनों नोटेशंस में से वो कौन कौन से नोटेशंस हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे, वो जो तीनों नोटेशंस है वो मेरे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को कौन कौन से वेरीफाई करेंगे, अगर वो इस वाली कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, जो कि है इफ एफ एन इज इक्वल टू गिवन दैट एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ एन, मतलब कि यहाँ पे बिग ओ की जगह और भी नोटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ओ ऑफ एफ एन लिख रखा, लेकिन अल्टीमेटली हमको ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है वो हर तरीके के नोटेशन के अंदर चेक करनी है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि ये वाला नोटेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, इस वाले के अंदर भी हो रही है, इसके अंदर भी हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो इसका जो मेरा जो चीज़ है यहाँ पे मेरे को बस चेक करना है ए इज इक्वल टू ए, मतलब कि यहाँ पे ए की वैल्यू को भी ए रखना है और बी की वैल्यू को भी ए रखना है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, मान लो मैं एफ एन को एन स्क्वायर लेट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को दोनों साइड सेम वैल्यू लेट करनी है तो मेरे को जी एन को भी एन स्क्वायर लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं क्या एन स्क्वायर मेरा स्मॉलर देन इक्वल टू एन स्क्वायर होता है, हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी इक्वल्स टू की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि जहां जहां भी मेरे को रिफ्लेक्सिव अगर केस देखना है, अगर मेरे को चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नोटेशन जो है वो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, तो अगर उसके रिलेशन जो भी हमारा जो उसका कंडीशन होती है उसके अंदर अगर इक्वल्स टू का साइन आ रखा होता है, मतलब कि वहां पे मेरी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एन स्क्वायर को यहाँ पे लेट करता हूँ, एन स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी डॉट एन स्क्वायर हो गया, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो यहाँ पे एन स्क्वायर लिया तो सी की वैल्यू 2 ले लो, तो एन स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 एन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उस केस में मेरी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। सिमिलर केस मेरा बिग ओमेगा नोटेशन के अंदर भी आ जाएगा, जिसके अंदर मेरा, क्योंकि इसके कंडीशन के अंदर भी हमारा इक्वल वाला यहाँ पे ऑपरेटर होता है, इसलिए यहाँ पे दो इसमें भी मैं एन स्क्वायर ले सकता हूँ, मान लो एफ एन को मैं एन स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं एन स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर जो है यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई होती है अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे एन स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, बेसिकली क्योंकि मेरे को दोनों साइड बराबर लेना है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सी वन डॉट जी एन, अगर मैं इन दोनों को देखूँ ए इज इक्वल टू बी, आप इनको यहाँ पे ना इनको छोड़ो, यहाँ पे हम इसी यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू को 1 लेट करता हूँ, ठीक है, अब क्योंकि मेरे को दोनों साइड की वैल्यू को बराबर लेट करना है रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होता है, हाँ होता है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, हाँ होता है, मतलब कि यहाँ पे भी वेरीफाई होगी। 1 इक्वल टू 1 होता है, हाँ होता है, ठीक है। 1 स्मॉलर देन 1 होता है, नहीं, 1 स्मॉलर देन 1 नहीं होता, 1 और 1 तो बराबर होते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हमारी नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं, 1 और 1 बराबर होते हैं, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाई नहीं होगी। बस का मतलब है कि बिग ओ नोटेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, बिग ओमेगा करता है, बिग थीटा करता है, स्मॉल ओ नहीं करता, स्मॉल ओमेगा नहीं करता। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि अगर मेरा एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन है, इसका मतलब है कि इस अगर अगर एफ एन इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह बिग ओ भी हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे मैंने जनरल लिखा हुआ है। तो अगर मेरा एफ एन इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर नोटेशन ऑफ जी एन है, तो जी एन भी जो है मेरा पर्टिकुलर नोटेशन ऑफ एफ एन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि इसका कहने का ये मतलब है, अगर मैं नॉर्मल से इसको कंपेयर करूं कि अगर मेरा ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो बी भी मेरा ए से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन मेरी वेरीफाई हो रही है, तो मतलब कि वो जो नोटेशन है वो मेरा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि अगर ए जो है मेरा यहाँ पे स्मॉलर देन अगर बी है, ठीक है, अगर मैं कंडीशन लेता हूँ अगर ए जो है मेरा स्मॉलर देन बी है, तो क्या बी मेरा जो है यहाँ पे ए जो है मेरा स्मॉलर देन बी है, तो क्या मेरा बी स्मॉलर देन ए होगा? नहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अगर मैं दोनों को यहाँ पे लेट करता हूँ, यहाँ पे मान लो ए को 1 लेट करता हूँ और बी को 2 लेट करता हूँ, तो 1 इज स्मॉलर देन 2 है, ठीक है, लेकिन 2 स्मॉलर देन 1 होता है नहीं, तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरीफाई मेरी नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाता है, क्योंकि बिग ओमेगा जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 होता है, नहीं होता, तो मतलब कि यहाँ पे ये वाली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती। अब यहाँ पे जो हमारी बिग थीटा नोटेशन की होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा ग्रेटर वाला यहाँ पे कंडीशन होती नहीं, इक्वल्स टू की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे अगर 1 इज इक्वल टू मेरा 1 है, तो 1 इज इक्वल टू मेरा मतलब अपोजिट में भी मेरा यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो इसमें ग्रेटर देन वाली कंडीशन मेरी आती ही नहीं, तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर
अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जो कंडीशन लगी वो लगेगी a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, मतलब कि यहाँ पे ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी बिग थीटा के केस में। बिग थीटा के अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी, a इज इक्वल टू, अगर a इज इक्वल टू मेरा b है तो b भी मेरा a के बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 है तो मतलब राइट साइड वाला 1 भी मेरा लेफ्ट साइड वाले 1 के बराबर होना चाहिए। ये तो हमारा कॉमन सेंस ही है, ठीक है। तो हमारा सिमेट्रिक भी यहाँ पे इसके जो हमारा बिग थीटा होता है उसके अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाती है। अगर मैं स्मॉल ओमेगा की बात करता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे देखूँ दोबारा से स्मॉल ओमेगा के अंदर वही सेम केस आ जाएगा मेरा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मेरा 1 जो है वो 2 से ग्रेटर है तो क्या मेरा 2 1 से ग्रेटर होगा, नहीं, तो यहाँ पे भी वेरीफाई नहीं होगी। सिमिलरली स्मॉल ओमेगा के अंदर भी ये वेरीफाई नहीं होगी। लेकिन ट्रांजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके जो कि हर नोटेशन जिसको फॉलो करता है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर एफ एन मेरे को गिवन है सच डैट की एफ एन जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बिग ओ ऑफ जी एन। अब बिग ओ की जगह मैं किसी भी नोटेशन का यूज कर सकता हूँ। तो अगर मेरा एफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ जी एन है और जी एन जो है मेरा बिग ओ ऑफ एच एन है, मतलब कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर ए जो है वो मेरा स्मॉलर देन बी है और बी जो है मेरा स्मॉलर देन सी है, अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है तो मैं कह सकता हूँ देन ए इज स्मॉलर देन सी। मतलब कि अगर मेरा 1 जो है वो स्मॉलर देन 2 है, ठीक है, अगर मेरा 2 जो है वो स्मॉलर देन 3 है, ठीक है, तो क्या मेरा 1 स्मॉलर देन 3 होगा? हाँ, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके अंदर भी मेरी ये वाली जो बिग ओ नोटेशन जो है, बिग ओ नोटेशन अगर मैं देखूं, बिग ओ नोटेशन अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर जो है यहाँ पे अगर बिग ओ ऑफ एन क्यूब से छोटा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अगर मैं देखूं बिग ओ ऑफ एन क्यूब इज स्मॉलर देन बिग ओ ऑफ एन की पावर 4, कंडीशन ट्रू है, तो मैं कह सकता हूँ कि बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर जो है वो स्मॉलर देन बिग ओ ऑफ एन की पावर 4 है। कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो मतलब कि यहाँ पे बिग ओ नोटेशन जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। सिमिलरली बिग ओमेगा नोटेशन के अंदर उल्टा हो जाएगा, साइन हमारा उल्टा हो जाएगा, तो इसके अंदर भी हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। बिग थीटा के अंदर तो हमारी वेरीफाई होगी जो कि बराबर है। और अगर मैं स्मॉल ओ की बात करूं तो स्मॉल ओ के अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाई हो जाएगी, स्मॉल ओमेगा के अंदर भी। कैसे? इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जो हमारा बिग ओ और बिग ओमेगा के अंदर फिर भी हमारी इक्वल्स टू प्रॉपर्टी इक्वल्स टू वाला साइन आ जाता है जिसकी वजह से रिफ्लेक्सिव वेरीफाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल ओमेगा उसके अंदर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अगर अकॉर्डिंग चलता हूँ कि ए स्मॉलर देन अगर बी है और बी जो है वो स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन सी है तो ए स्मॉलर देन सी होना चाहिए, और वही प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रांजिटिव वाली। तो इसीलिए स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा जो है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतने रखते हैं। आई होप मैंने प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर कर दिया होगा। जनरली अगर आप इन नोटेशंस को यूज करके समझते तो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे ए बी के टर्म्स में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कंपैरिजन समझेंगे फंक्शंस के, ठीक है। और उसके बाद हम आगे रिकरेंस रिलेशन और जो हमारे अलग अलग तरीके से किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम रिकरेंस रिलेशन को वो समझेंगे, मास्टर मेथड, ट्री मेथड, ये सारी चीजें हम अपने आगे वाले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो नीचे बेल आइकन है उसको जरूर